हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। मेरा नाम है अनमोल और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एसएससी फार्मासिस्ट की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपने जियोग्राफी के बारे में, तो जनरल साइंस की, जनरल नॉलेज की जो जियोग्राफी की क्लास है वो आपकी मैं कंडक्ट कराऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं, हम जियोग्राफी को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं और एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एसएससी जियोग्राफी को बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पूछता है एज पर द 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल पर। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जियोग्राफी से पूछे जाते हैं आपके एसएससी फार्मासिस्ट के एग्जाम में, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम इस सीरीज में जो लेक्चर सीरीज हम कवर कर रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज में हम आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा का पूरा कराएंगे। और इसी के साथ साथ ये सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे ऐप पर देखने को मिलेगी। ये सारे आपके स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में रहने क्या वाला है, तो आज ही हमारी जियोग्राफी की दूसरी क्लास है। अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा जो अर्थ है उसकी कितनी इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कितनी लेयर्स हैं, उसके साथ साथ अर्थक्वेक कैसे आते हैं, जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है तो अर्थक्वेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। सुनामी एंड वॉल्केनोस के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक्स में आपके अर्थ के लेयर रहेंगे, सीस्मिक वेव्स रहेंगे, अर्थक्वेक्स रहेंगे, सुनामी और वॉल्केनोस रहेंगे। यहाँ पर हम रैपिड रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की भी बात करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जैसा कि आपको पता है, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिस पर हम रहते हैं उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और आज तक ह्यूमन मेड जितना भी इंफॉर्मेशन हमको मिला है, तो रशिया के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा डीपेस्ट ड्रिलिंग जो हुई है वो आपकी 12 किलोमीटर तक हुई है, जिसको हम आर्टिक ओशन कोल्ड रीजन के अंदर, एक आपका रशिया के अंदर क्या है, एक कोला रीजन है जहां पर सुपर डीप बोरहोल है। तो अभी तक हम अर्थ के लेयर या इंटरनल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक गए हैं, जबकि अर्थ का जो रेडियस है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 6378 किलोमीटर है। ये इतनी डेप्थ है आपके अर्थ की। और ह्यूमन मेड अभी तक का जो डीपेस्ट बोरहोल है वो आपका 12 किलोमीटर का है, यानी कि अगर हम देखें तो ये अर्थ का 1% पार्ट भी नहीं है। फिर हम अर्थ के बारे की लेयर्स के बारे में पता कैसे लगाते हैं, तो कई सोर्सेस हैं, कई एविडेंसेस हैं, उनके बेसिस पर हम पता लगाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, अर्थ का जो रेडियस है वो आप याद रखिएगा 6378 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली माना जाता है। मैक्सिमम सुपर डीप जो वोर होल है वो आपका 12 किलोमीटर का है। कहां पर है? आर्कटिक ओशियन के अंदर, रशिया के कोला रीजन में ये सुपर डीप होल प्रेजेंट है। अब हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो है नहीं जिससे कि हम सीधा अर्थ के क्रस्ट में एंटर करें और देखते हैं वहां पर कौन कौन सी लेयर है, कितनी लेयर है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो कई सारे और सोर्सेस हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं आपके अर्थ के लेयर्स के बारे में, जिसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट है आपका सीस्मिक वेव्स। ये कैसी वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे कि वॉल्केनिक एक्टिविटी है, मेटेरियोइड्स है, इन सब की स्टडी करके हम पता करते हैं आपके अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, कैसी लेयर्स हैं, वहां पर कौन कौन से कंपोजिशन ऑफ मटेरियल है। इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका रशिया के कोला रीजन में किया गया अब तक का ह्यूमन मेड सबसे बड़ा सुपर डीप होल है, वोर होल है। इसकी जो शुरुआत थी वो 1917 में स्टार्ट करी गई थी और 1994 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली एंड कर दिया गया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। जब इसको बहुत ज्यादा गहराई में ड्रिल कर रहे थे, तो बहुत जब नियर में पहुंचने के बाद 12,262 किलोमीटर पहुंचने के बाद जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स थे वो मेल्ट होने लगे। इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ के लोअर डेप्थ में जाने पर वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। क्लियर है यहां तक? तो ये आप जगह याद रखिएगा, रशिया के अंदर प्रेजेंट है, कोला रीजन में, आर्टिक ओशन के अंदर। अब हमारे पास अभी तक की जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज है वो हमारे अर्थ के पास इंटीरियर की सोर्सेस ऑफ नॉलेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सोर्सेस से हमको मिलती है। तो जो हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं, अर्थ के ओरिजिनल सोर्सेस हैं या नेचुरल सोर्सेस हैं, उनसे हम पता करते हैं। तो हर एक एक लेयर में अर्थ की डेंसिटी चेंज होती है, तो हम डेंसिटी के बेसिस पर भी अर्थ की स्टडी कर सकते हैं। प्रेशर बेस, अर्थ में नीचे जाने पर प्रेशर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो प्रेशर के बेस पर भी हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारे अर्थ की कितनी लेयर है। और उसके बाद टेम्परेचर में राइज देखने को मिलता है, उसके बेसिस पर भी स्टडी की जाती है टू डिटरमाइन द अर्थ लेयर।
इसके अलावा अर्थ ओरिजिन सिस्टम जैसे कि प्लैनेटेसिमल सिस्टम हाइपोथेसिस के बेसिस पर हम देख लेते हैं। और जो हमारे नेचुरल सोर्सेस हैं, जैसे कि जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वॉल्केनो बहुत डीपर साइड के अर्थ से बाहर अपना मटेरियल को बाहर फेंकता है, इरप्ट करता है, जिसके बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर वॉल्केनो इरप्शन मटेरियल के स्टडी करके पता कर सकते हैं कि वो कितने डीप अपने अर्थ से निकल के आ रहा है। मीटियोइड्स जब पृथ्वी पर आते हैं उनकी स्टडी से हम ये पता कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ जैसे प्लेनेट के कोर हैं उसके बेसिस पर भी हम स्टडी करते हैं। सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो स्टडी है जिसके बेसिस पर हम डिवाइड भी करते हैं अपनी अर्थ के लेयर्स को, वो है सिज्मिक वेव्स। अब सिज्मिक वेव्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं, जिसमें हम अर्थ की लेयर्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे पास 2 टाइप के सोर्सेस हैं, नेचुरल सोर्सेस और हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब जो नेचुरल सोर्सेस हैं जैसे वॉल्केनो इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, रॉक्स हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया, इनके बेसिस पर हम स्टडी कर लेते हैं बेस्ड अपॉन नेचुरल इवेंट जब होते हैं। इसके अलावा सिज्मिक वेव से हम सिज्मोग्राफ, डीप ड्रिलिंग करके जो हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेस हैं, सिज्मिक वेव स्टडी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सबसे हम अपने अर्थ की लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब डेंसिटी बेस्ड सोर्सेस में हम क्या पता कर सकते हैं अपने अर्थ के बारे में, उससे पहले आप ये समझिए कि हमारे अर्थ की जो मेजर लेयर्स है वो है कितनी। अब हमारा अर्थ जो है वो मेजर आपका डिवाइडेड है आपकी 3 मेजर लेयर में। 3 मेजर लेयर्स जो अर्थ की हैं वो है, पहली है क्रस्ट, उसी के ऊपर आपका हमारा लैंड आता है जिस पे हम रहते हैं। दूसरी है मेंटल, तीसरी है कोर जो है आपकी क्रोड जो लेयर है उसमें 2 पार्ट है, आपका एक आउटर कोर है और फिर आपका एक इनर कोर है, इसको हम क्रोड बोलते हैं हिंदी में। क्रस्ट जो रीजन है उसकी आपकी थिकनेस 5 से 70 किलोमीटर मानी जाती है, यानी कि 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक जो आपका रीजन है वो आपका क्रस्ट है। इसका कंपोजिशन सिलिकेट रॉक्स है, ये आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां से कॉन्टिनेंट बनते हैं, और एक है आपके ओशियनिक क्रस्ट या ओशियनेटिक क्रस्ट भी बोलते हैं। अब यहां पर कॉम्पोजिशन अलग अलग हो जाता है, जैसे इसमें आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है जिसको हम सियाल बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम देखने को मिलता है जिसको हम सीमा बोलते हैं, ठीक है। अब आउटर मोस्ट जो लेयर है आपकी क्रस्ट की वो थिन है, सॉलिड है, रॉकी लेयर है। अब यहां पर दूसरी लेयर जो आ जाती है आपकी वो है आपकी मेंटल, और ये आपके अर्थ की सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा मास वाली लेयर है, जो किसकी थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, आपके 70 से 2900 किलोमीटर के आसपास रहती है। इसका कंपोजिशन सिलिकेट रॉक्स, रिच मैग्नीशियम और आयरन आपका रहता है। अब यहाँ पर 2 लेयर हैं आपकी, एक है प्लास्टिक, जो अपर लेयर है आपकी मेंटल की वो प्लास्टिक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेज में रहती है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। और जो उसकी लोअर लेयर है यहीं पर आपके कन्वेक्शन करंट भी डेवलप होते हैं, इसी पर्टिकुलर रीजन को ही हम अर्थ का मैग्नेटिक पॉइंट भी मानते हैं। नेक्स्ट है आपकी आउटर कोर, जिसकी थिकनेस करीब 2200 किलोमीटर के आसपास है। इसमें आयरन और निकल होते हैं, हमारे लिक्विड स्टेज में होते हैं। लिक्विड लेयर होती है, कन्वेक्टिव मोशंस भी, मोल्टेड आयरन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इनर कोर आपकी 1220 किलोमीटर के आसपास रहती है, जिसमें आपके आयरन प्लस निकल सॉलिड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, उससे पहले हम कुछ फैक्ट समझ लेते हैं डेंसिटी के बेसिस पर क्या क्या चीजें आती हैं। अब डेंसिटी के बेसिस पर बात करें तो जो अर्थ की क्रस्ट है उसकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं 2.67 टू 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेटेड डेंसिटी आपकी अर्थ के सेंटर की मानी जाती है अप्रोक्सीमेटली 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज डेंसिटी आपकी मानी जाती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इनर लेयर आपकी बहुत ज्यादा डेंस है। जितना ज्यादा आप अंदर चलते जाएंगे अर्थ के, उतनी ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। प्रेशर के बेसिस पर हम बात करें, जितना ज्यादा आप डीप जाएंगे अर्थ में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर का भी राइज हमको देखने को मिलेगा। हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। 10 किलोमीटर की बात करें तो टेम्परेचर शुड बी 300 डिग्री प्लस एट 40 किलोमीटर पर 1200 डिग्री आपका हो जाएगा टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक। अब अर्थ की लेयर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी जो अर्थ की लेयर है
क्रस्ट वो आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपकी है ओशियानिक क्रस्ट, दूसरी है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ओशियानिक क्रस्ट को हम बोलते हैं सियाल। अब सियाल कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ये सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स या कॉम्बिनेशन से बनी है, और ये हमारे कॉन्टिनेंटल रीजन को मिलती है जहां पर हम लैंड हमारा रहते हैं, और इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो आपकी 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहां तक क्लियर है। अब सियाल यानी कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल लेयर है उसकी आपकी थिकनेस है कितनी, तो 50 to 300 किलोमीटर इसकी थिकनेस मानते हैं हम आपके सियाल रीजन की। और यहां पर पी वेव्स ट्रेवल करती हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे सिस्मिक वेव्स होती क्या हैं। नेक्स्ट लेयर आती है जो कि आपकी ओशियानिक रीजन्स में आती है, ये जस्ट बिलो द सियाल लेयर होती है, यानी कि जस्ट इसके नीचे यहां पर जो ये लेयर है इसके नीचे हमारी प्रेजेंट होती है सीमा लेयर, जिसको हम ओशियानिक लेयर के नाम से भी जानते हैं। यहां पर हैवी बेसिलिटिक इंडिजिनस रॉक्स होते हैं, इग्निशियस रॉक्स होते हैं। इसका कंपोजिशन होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसकी डेंसिटी 2.9 to 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानी जाती है। ठीक है, इसकी थिकनेस 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास होती है, और पी वेव्स की स्पीड इसके अंदर 6.9 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से देखते हैं। अब ये पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स हैं क्या, इनके बारे में हम देखेंगे। ये भी हमारी सिस्मिक वेव्स हैं। हर एक एक लेयर में हर तरह की वेव्स अलग अलग तरीके से ट्रांसफर होती हैं। एक मूवमेंट है वाइब्रेशन का, जिसके बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि हमारी अर्थ की लेयर कितने टाइप में डिवाइडेड है और कितने सारे इसके स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है। दूसरी हमारी लेयर आती है जस्ट आपकी जो सीमा लेयर है उसके नीचे प्रेजेंट है, और इसको हम बोलते हैं नाइफ या निकल और आयरन का इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। एवरेज डेंसिटी यहाँ पर 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानी जाती है। दिस इज द कोर लेयर। अब ये कोर की आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो हमारी सियाल लेयर है ये आपकी प्रेजेंट होती है क्रस्ट में, इसको हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, और ये लाइटर होती है। रॉक ये आपकी सिलिका और एल्यूमिनियम से रिच होती है, इसलिए हम इसको सियाल बोलते हैं। इसकी थिकनेस आप हमने देखी 5 to 70 किलोमीटर है। ये आपकी क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को कवर करती है। लाइट इन वेट होती है, लेस डेंस होती है, थिनर लेयर भी हम इसको बोलते हैं। जो आपकी सीमा लेयर है ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। ये सियाल के जस्ट नीचे है, मेड अप ऑफ हेवियर रॉक्स, रिच सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी होती है। थिकनेस इसकी 2900 किलोमीटर के आसपास होती है। हैवियर देन सियाल लेयर आपका जो यहां पर देखने को मिलता है हमारा नाइफ लेयर, ये आपकी निकल प्लस आयरन की लेयर है। ये सेंटर ऑफ द अर्थ मेड अप बाय मेनली निकल एंड आयरन। ये इसकी थिकनेस 3480 किलोमीटर के आसपास होती है, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है आपकी। और ये दो पार्ट आपके कौन कौन से हैं यहाँ पर, आउटर पार्ट, आउटर कोर, और आउटर कोर जो है आपकी वो लिक्विड है। देखो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो इस आउटर कोर जो लिक्विड और प्लास्टिक है इसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं, और इसका जो इनर कोर है वो सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो हमारे आयरन और निकल है वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं और एक सॉलिड कोर बनाते हैं, और यहीं पर आपके करंट डेवलप होते हैं, करंट वेव डेवलप होती है, और यही हमको सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये आपका मैग्नेटिक करंट आपका प्रोड्यूस करता है, आपका ये जो पार्ट है मेंटल और कोर पार्ट। ठीक है, अब अर्थ की मेजर लेयर, फर्स्ट लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, क्रस्ट के बारे में, जिसको हम भूपरपट्टी भी बोलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर लेयर है इसको हम थिनेस्ट लेयर मानते हैं अर्थ की, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम हमको एरिया देखने को मिलता है। एवरेज थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम 33 किलोमीटर के आसपास मानते हैं, और ओशियानिक क्रस्ट आपका 5 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है हमको। ठीक है, अपर क्रस्ट मेनली ग्रेनाइट, रॉक, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है, जिसको हम सियाल बोलते हैं। यहाँ पर पी वेव की स्पीड 6.1 के रहती है। लोअर क्रस्ट जिसको हम बेसल रॉक्स से मिलकर बोलते हैं, ये आपके ओशियानिक फ्लोर को बनाती है, जिसको हम सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम के पी वेव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्पीड इतनी रहती है। कंपोजिशन इसका क्या रहता है, अब यहाँ पर जो हमारा क्रस्ट है उसका कंपोजिशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम आपका 8.1%, आयरन आपका 5%, कैल्शियम आपका 3.6%, सोडियम आपका 2.8%, पोटेशियम 2.6% एंड मैग्नीशियम 2.1%। कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एसएससी में कि सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट मॉलिक्यूल आपकी क्रस्ट में कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जो क्रस्ट है आपकी वो अपर मेंटल टुगेदर, जहां पर क्रस्ट प्लस आपकी अपर मेंटल आपस में मिलके बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब यहां पर क्या है,
आपके ये दो पार्ट है, ओशियनिक क्रस्ट और आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि आपस में बीच में जहां पे आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट आपस में जब डिवाइड करती है, जहां से ओशियानिक क्रस्ट खत्म होती है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट खत्म होती है और ओशियानिक क्रस्ट स्टार्ट होती है, उनके बीच में जो गैप वाली लेयर होती है जिसको हम डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, वो प्रेजेंट होती है आपकी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। तो इसका नाम याद रखना। और जहां से आपकी क्रस्ट और मेंटल, ऐसे समझो ये आपकी क्रस्ट पार्ट हो गई। अब यहां पर दो पार्ट है हमारे, एक है हमारा ओशियानिक क्रस्ट जिसको हम सियाल बोलते हैं, और दूसरी है आपकी सीमा जिसको हम ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और यहां पर जहां से क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, यानी कि अब क्रस्ट के बाद आपकी अपर मेंटल आने वाली है, इस अपर मेंटल के बीच में जो कंटिन्यूटी है वो आपकी जानी जाती है आपकी मोहरविक डिसकंटिन्यूटी के नाम से। ये आपको सेपरेट करती है क्रस्ट और मेंटल को। क्लियर है यहां तक? तो कंटिन्यूटी भी याद रखना। अब बात कर लेते हैं हमारी जो सेकंड लेयर है मेंटल अर्थ की, उसके बारे में। ये क्या है? आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी, जहां से आपकी क्रस्ट खत्म होती है और मेंटल स्टार्ट होती है, वहां से ये 2900 किलोमीटर डेप्थ है, यानी क्रस्ट के रीजन से ये और नीचे जाती है 2900 किलोमीटर तक। तो ये आपका सबसे बड़ा एरिया, यानी कि ये कंटेन करती है 83% ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम एंड 68% मास ऑफ द अर्थ लेयर। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ी लेयर आपकी कौन सी है आपके अर्थ की, तो वो है आपकी मेंटल, जो कि कवर करती है आपका 83% ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम और आपका 68% अर्थ के लेयर्स का मास। एवरेज डेंसिटी हम मेंटल की माने तो 3.5 to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यहां पर पीबीएफ ट्रेवल करती हैं जिनकी स्पीड क्रस्ट टू अपर मेंटल लोअर होती है, जो कि 6.9 to 7.9 to 8.1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करती हैं। इसी से हमें पता चलता है। अब जो आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी है, वहां से 200 किलोमीटर तक हम मानते हैं आपकी अपर मेंटल है, यानी कि जहां से आपकी क्रस्ट खत्म होती है और क्रस्ट खत्म होने के बाद मेंटल शुरू होती है, और डिसकंटिन्यूटी से 200 किलोमीटर डेप्थ तक हम मानते हैं कि ये आपकी अपर मेंटल है, और ये अपर मेंटल ही आपकी लिक्विड यानी कि प्लास्टिक फॉर्म में होती है। ठीक है, 200 से 700 किलोमीटर तक आपकी मिडिल मेंटल होती है, और 700 से 2900 किलोमीटर की आपकी लोअर मेंटल होती है, यानी सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एरिया है वो आपके लोअर मेंटल का है। अब आपकी जो अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल है, और यहां पर प्लास्टिक जोन होता है, ये मेन सोर्स ऑफ वॉल्केनिक लावा के लिए होता है, और इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर्स। अपर पार्ट ऑफ द मेंटल ये कहा जाता है आपका एस्थेनोस्फीयर्स। लोएस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल बिलो द एस्थेनोस्फीयर इज नोन एज अ मेसोस्फीयर। और यहां पर इन दोनों पार्ट को, यानी कि अपर मेंटल को और लोअर मेंटल को, एक हमारी डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये आपकी अपर और लोअर मेंटल को आपस में सेपरेट करती है, जिसको हम रैपिड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी और आती है, जहां आपकी ये आपको डिवाइड करती है किससे? मेंटल और कोर के बीच में यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच डिसकंटिन्यूटी डिवाइडेड फ्रॉम मेंटल टू कोर। तो आपकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो होगी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी कि 2900 किलोमीटर के बाद जो आपके मेंटल को सेपरेट करती है कोर से, वो है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब अर्थ की मेन कोर की बात कर लेते हैं। हमारी कोर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपकी आउटर कोर, दूसरी है आपकी इनर कोर। आउटर कोर कहां से? 2900 जहां पे आपकी मेंटल खत्म हो रही है, उसके बीच में गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है। वहां से लेके 5100 किलोमीटर तक जो है वो आपकी आउटर कोर है, और इनर कोर 5100 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक, यानी कि एकदम सेंटर तक जाती है, वो आपकी इनर कोर है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? लिक्विड। यहां पर से एस वेव कैन नॉट पास, सिस्मिक वेव्स के बारे में अभी हम देखेंगे, यहां पर पास नहीं कर सकती आपकी एस वेव। ये आपकी मेनली कंपोज होती है निकल और आयरन से, इसीलिए हम इसको नाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, किसको? अपर कोर को। यहां पर एस वेव डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि एस वेव कैन नॉट ट्रेवल इन अ लिक्विड, और इसीलिए यहां पर पी वेव्स हमको देखने को मिलती है, स्लो डाउन हो जाती है सडनली। अब यहां पर जो आपके आउटर
और इनर कोर को डिसकंटिन्यू करती है। इस पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी को जानते हैं लेमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से, जो आपस में सेपरेट करती है। इनर कोर की बात करें तो ये आपकी सॉलिड और प्लास्टिक दोनों फॉर्म में हो सकती है। इसके अंदर सबसे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है हमको एकदम इनर कोर में 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। पी वेव की स्पीड यहां पर इंक्रीज हो जाती है 11.23 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, 23 किलोमीटर के हिसाब से, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर और नाइफ के नाम से भी जानते हैं। अब इसको गुटनबर्ग और लेमैन डिसकंटिन्यूटी भी आपस में इनको डिवाइड करती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखनी है फॉर द डिसकंटिन्यूटी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डिसकंटिन्यूटीज या बाउंड्री इनसाइड द अर्थ लेयर। जैसे कि हमारी डिसकंटिन्यूटी है क्या, लेयर्स को आपस में डिवाइड कर रही हैं, बाउंड्रियां जोन बना दे रही हैं, उनको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहां पर जोन और सीस्मिक वेव चेंज करती हैं अपनी स्पीड और डायरेक्शन सडनली, इन्हीं को हम डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। सीस्मिक वेव के हिसाब से हम डिस्क्राइब करते हैं। मेजर डिसकंटिन्यूटी जो आपको याद रखनी है, जैसे कि मोहो डिसकंटिन्यूटी हमें कहां देखने को मिल रही थी, मोहो डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिल रही थी क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। मेंटल और आउटर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही थी, हम उसको गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोल रहे थे। आउटर कोर और लोअर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही थी, हम उसको लेमैन डिसकंटिन्यूटी बोल रहे थे। अब इसकी आपको डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी याद रखनी है। 5 से 70 किलोमीटर के आसपास क्रस्ट होता है सॉलिड, और उसको डिवाइड करती है आपके 5 से लेकर 29 तक 2900 किलोमीटर तक का जो पूरा है, उसको डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है मोहो डिसकंटिन्यूटी। यानी कि यहाँ पर अगर ये हमारी क्रस्ट है, इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी है, और मेंटल में आपकी जो कोर को डिवाइड करती है वो आपकी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पर जो मेंटल से आपकी डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है, वो आपकी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, और आउटर कोर से इनर कोर को जो सेपरेट कर रही है वो आपकी लेमैन डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है? यहां पर सीस्मिक वेव्स का क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, इसीलिए हमें इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट थी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ये विद इन द क्रस्ट होती है, यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है वो आपकी कॉनराड है। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी आपकी बिलो द क्रस्ट यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। रैपिड डिसकंटिन्यूटी यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में यानी विद इन मेंटल में है। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपकी मेंटल और कोर के, अपर कोर के आउटर कोर को जो सेपरेट करती है वो आपकी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और लेमैन डिसकंटिन्यूटी आपके अपर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसकी डेप्थ 5100 किलोमीटर के आसपास है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है, वो आपकी लेमैन है। 2900 किलोमीटर डेप्थ में गुटनबर्ग प्रेजेंट रहती है आपकी डिसकंटिन्यूटी। यहां तक क्लियर है? अर्थक्वेक और सुनामी को समझने से पहले हम समझते हैं आपकी सीस्मिक वेव्स को। सीस्मिक वेव्स, सीस्मिक वेव के बारे में अगर सिंपल सी बात करें तो सीस्मिक वेव्स आपकी एक सर्टेन टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं जो कि अर्थ की लेयर में ट्रेवल करती हैं, जिनको हम डिवाइड करते हैं बेसिकली आपकी 3 टाइप से। पहली है हमारी प्राइमरी वेव्स जिनको हम पी वेव्स बोलते हैं, दूसरी है सेकेंडरी वेव जिनको हम एस वेव के नाम से जानते हैं, और तीसरी है आपकी लॉन्ग वेव जिनको हम एल वेव्स के नाम से जानते हैं। अर्थ की हर लेयर के अंदर सीस्मिक वेव्स का पैटर्न चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है, इसकी वजह से ही हम अर्थ के लेयर्स को सेपरेट आउट कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट सोर्सेस में से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। अब ये क्या है सीस्मिक वेव? दे आर प्रोड्यूस व्हेन रॉक सडनली ब्रेक्स और मूव। जब अर्थ के लेयर्स के अंदर रॉक सडनली मूव करते हैं या ब्रेक होते हैं तो उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होती हैं। दिस वेव स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, फॉर्म और फोकस। ऐसा नहीं है कि आपकी ये सीधे सीधे फॉर्म में ट्रेवल करेंगी, ये किसी भी फॉर्म में ट्रेवल कर सकती हैं, वाइब्रेशंस की फॉर्म में ये ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, प्राइमरी वेव्स जो होती हैं उनको हम फास्टेस्ट वेव्स के नाम से जानते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं आपकी, और ये आपके तीनों फेज में ट्रेवल कर सकती हैं। ये आपके सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, सब में आपके ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन जो आपकी एस वेव्स हैं ये आपकी पी वेव से स्लोअर होती हैं, और ये आपकी जो आपकी एस वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकती हैं, यानी कि लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती। और आपकी जो लास्ट में वेव आती है वो है आपकी एल वेव, जो लॉन्गेस्ट वेव के नाम से जानते हैं, इनको हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं, और ये मैक्सिमम डैमेज करती हैं, स्लो वेव होती हैं। इनका जो डायरेक्शन होता है वो जिगजैग मोशन की तरह होता है, इसीलिए सरफेस पर ही ज्यादा डैमेज करती हैं। और जहां पर हम अर्थ के सीस्मिक वेव की स्टडी करते हैं, जिस पर्टिकुलर
इंस्ट्रूमेंट से हम सीज्मिक वेव की स्टडी करते हैं उसको हम सिज्मोमीटर या सिज्मोग्राफ बोलते हैं। और यहाँ पर जो अर्थ का मेन सेंटर होता है जहाँ से सीज्मिक वेव अराइज होती हैं वहाँ पर हम इसको डिटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका अर्थक्वेक आने वाला है। जहां से ये अराइज होती है उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं और उसके 90 डिग्री एंगल में जिस जगह पर ये डैमेज करती है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनो। ठीक है, तो अर्थक्वेक सिंपल से मीनिंग में जिसको हम भूकंप के नाम से जानते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है और सरफेस पर जो हमको झटके देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में देखा, हमारी अपर मोस्ट जो लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं जो कि आपकी ओशियानिक प्लेट और आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट में डिवाइडेड है, जो कि फ्लोट कर रही है आपके लिक्विड। अब वो कौन है? आपका आउटर पार्ट ऑफ द मेंटल, जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है, उसके ऊपर फ्लोट कर रही है। अर्थ अपनी फिजिकल फॉर्म कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। तो जब आपस में वो लेयर्स जो प्लेट्स है वो टकराती हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि जब भी कहीं वोल्केनो का इरप्शन होता है तो अर्थ की प्लेट में मूवमेंट होती है, बिकॉज ऑफ दैट मच हाई वाइब्रेशन की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। अगर कोई फिजिकल ब्रिज ब्रेक हो रहा है, किसी ने एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया है, तो वहां उसके इरप्शन से भी क्या होता है? बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेशन अर्थ के लेयर में होती है, उसकी वजह से भी हमको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस क्रिएटिंग वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। चारों तरफ वेव्स जो हैं वो होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक देखने को मिलता है। इसको हम फोकस या बुक मैप मूल के नाम से भी जानते हैं, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। अंडरग्राउंड पॉइंट होता है जिसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। और उसी के ऊपर जहां पर अर्थ के सरफेस पर डायरेक्टली अबव द 90 डिग्री एंगल, जहां पे हमने देखा था आपके ये पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है और इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल में जहां पर सरफेस पर ये डैमेज करेगा, देखने को मिलेगा, वो आपका एपिसेंटर होता है आपके अर्थक्वेक का। ठीक है, यहां पर आपको वेव जो है ऑल डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये हो सकता है ये अंडरग्राउंड पॉइंट जहां से रॉक्स ब्रेक करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और आपके अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं हम अपने सिज्मोग्राफ के ऊपर, जिसमें हम सिज्मिक वेव की स्टडी करते हैं। उससे पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक कितने ज्यादा मैग्नीट्यूड का है या कितनी ज्यादा डेंसिटी से वो आ सकता है, कितनी ज्यादा पी वेव्स और जो एस वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं। और हमारी एल वेव्स, याद रखना, सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और स्लोएस्ट वेव्स होती हैं जो कि सरफेस एरिया पर आती हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो कि टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट्स होता है कंटिन्यूस, उसकी वजह से होता है। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। अर्थक्वेक्स, अगर कोई अंडरग्राउंड टनल है, सी माइंस वगैरह है, वहां पर कोई डैमेज होता है तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आपका प्रोड्यूस होता है। क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं? ग्राउंड शेकिंग हो सकता है, बिल्डिंग डैमेजिंग हो सकती है, इसके अलावा रोड वगैरह डैमेज हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है, सुनामी आ सकती है आपके अर्थक्वेक से। तो अर्थक्वेक कैन नॉट कंप्लीटली प्रिवेंटेड, आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूस आपकी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो सकती है, होती रहती है। हम इसके इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं पहले से पता करके, इनिशियली प्रिपेयर करके हम अर्थक्वेक को क्या कर सकते हैं? उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं बाय स्टडिंग द सीज्मिक वेव्स। क्लियर है यहां तक? अब टाइप्स ऑफ सीज्मिक वेव जिनके बारे में हमने देख लिया, नाम याद रखना। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी हैं, तो वो आपकी होने वाली हैं पी वेव्स। ठीक है, जो कि फास्टेस्ट होती है, डायरेक्शन इनका लॉन्गिट्यूडनल होता है और ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन की फॉर्म में रिलीज होती हैं। इनकी स्पीड 6 to 14 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। नेचर इनका लॉन्गिट्यूडनल है, पुश एंड पुल फॉर्म में ये ट्रेवल करती हैं आपके तीनों फेजेस से, आपके लिक्विड, सॉलिड और गैसेस के फॉर्म में, यानी कि ये तीनों लेयर्स में ट्रेवल कर सकती हैं। और ये सबसे पहले आती हैं, फर्स्ट अराइव होती हैं इन सिज्मोग्राफ में, और ये सबसे कम डैमेज करती हैं हमारा, क्योंकि ये तीनों लेयर में, इसलिए डिवाइड हो जाता है प्रेशर और वाइब्रेशन। दूसरी वेव्स पी वेव्स के बाद आएंगी, जिनको हम एस वेव के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी वेव्स होती हैं, इनकी स्पीड 3.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। इनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, अप एंड डाउन नेचर होता है आपकी एस वेव्स का ये, और ये स्लोअर होती हैं आपकी पी वेव्स से। ये मीडियम ट्रेवल करती है, ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड में ट्रेवल करती है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकते, इसीलिए
मेंटल का जो अपर पार्ट है, जो लिक्विड है, वहां पर जाके आपकी एस वेव क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ये पी वेव के बाद अराइव होती हैं, ये मोर डैमेज करती हैं देन पी वेव्स, क्योंकि ये आपकी ट्रांसवर्स अप एंड डाउन पोजीशंस में मूव करती हैं। अब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स वो हैं आपकी लॉन्ग वेव्स, जिनको हम एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इनका जो डायरेक्शन है ये स्लो होती है आपकी सिस्मिक वेव से। इनकी स्पीड 1.1 से लेके 4 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, और ये सरफेस पर आते हैं। सरफेस वेव रोलिंग इनका मोशन होता है, मीडियम ट्रेवल करती हैं सरफेस पर, अरे सबसे लास्ट में ये आती हैं, और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डैमेज हमको देखने को मिलता है, क्योंकि सरफेस एरिया पर ये देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम डैमेज हमको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डैमेज आपको एल वेव्स की वजह से देखने को मिलेगा। अब यही हमने यहां पर देखा फास्टेस्ट है, जिनको हम कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं, पी वेव्स को। इनकी इंटेंसिटी आपकी पी वेव से थोड़ी सी कम होती है, एल वेव से ज्यादा होती है। ये आपकी एल वेव को हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं, एडवर्ड लव के नाम पे ये रखा गया था। ये सबसे स्लोएस्ट होती हैं जितनी भी सीज़मिक वेव्स हैं, ये अर्थ के सरफेस पर ट्रेवल करती हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं जितनी भी हमारी ऑल वेव्स हैं उनके कंपैरिजन में। पी वेव्स में देख लिया था, मीडियम इनका बहुत ज्यादा जरूरी है। पी वेव्स ओनली कैन ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब में ट्रेवल कर सकती हैं। एस वेव कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड सरफेस, और आपके एल वेव जो है आपके सरफेस में काम करेंगी। सबसे पहले पी वेव्स आती हैं, फिर एस वेव्स आती हैं, फिर आपकी एल वेव्स आती हैं। ये लोएस्ट है इंटेंसिटी के मामले में, ये मीडियम है, और वो हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ में आती हैं। सबसे लो डिस्ट्रक्टिव आपकी पी वेव्स हैं, मॉडरेट डिस्ट्रक्टिव और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव आपकी कौन है, एल वेव्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ शैडो जोन होते हैं जहां पर सीज्मिक वेव डिसअपियर हो जाती हैं। कुछ सर्टेन एंगल पे हम पी और एस वेव एब्सेंट होती हैं। उस एंगल को आप याद रखना, वो एंगल है 105 डिग्री, और 145 डिग्री पर पी वेव आपकी रीअपियर होती हैं, और 105 डिग्री पर आपकी पी और एस वेव एब्सेंट हो जाती हैं आपके इस एरिया में। तो ये याद रखना, ये हमारा इनर कोर हो गया, आउटर कोर लिक्विड हो गया, और ये मेंटल रीजन हो गया, ये हमारे अर्थ का क्रस्ट हो गया। इन सब में आपकी ये वेव्स ट्रांसफर होती हैं। तो अगर हम शैडो जोन की बात करें, अर्थ का ऐसा एरिया जहां पर सीज्मिक वेव फ्रॉम अर्थक्वेक आर नॉट रिकॉर्डेड, उस जगह पर रिकॉर्ड नहीं होती हैं। इस पर्टिकुलर जोन को हम एक डिग्री से डिनोट करते हैं, जिसको हम 105 डिग्री पर आपका जो पी और एस वेव है वो डिसअपियर हो जाती हैं, और 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, दिस इज द शैडो जोन फॉर बोथ वेव्स, जहां पर आपकी पी वेव्स फिर से रीअपियर होती हैं। आफ्टर 105 डिग्री बोथ पी एंड एस वेव आपकी एब्सेंट हो जाती हैं, और आफ्टर 145 डिग्री पी वेव्स रीअपियर होती हैं, बट एस वेव रिमेन एब्सेंट। पी वेव शैडो जोन में आपकी 105 टू 145 एपिसेंटर, वन ऑफ द बेल्ट अराउंड द अर्थ होती हैं। तो इन सब के बारे में आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इनके एंगल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कैसे होते हैं और कौन से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। हम यहां पर बात करें बेस्ड ऑन फोकस ऑन डेप्थ। तो जो सैलो फोकस होता है आपका 0 से 50 किलोमीटर तक, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि अगर 0 से 50 किलोमीटर तक के बीच में आपकी सबसे ज्यादा हमको वेव्स देखने को मिल रही हैं, तो इस सरफेस पर ज्यादा एक्ट करेंगी, और इनको हम मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक के नाम से भी जान सकते हैं। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप के अर्थक्वेक्स होते हैं। क्लियर है यहां तक। मीडियम फोकस यानी कि जिनका हाइपोसेंटर बहुत ज्यादा लोअर या डीप में होता है, अगर 50 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर के बीच में आपका इसका हाइपोसेंटर होगा, तो ये आपके सरफेस डैमेज बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि लोअर डेप्थ में इसका क्या देखने को मिल रहा है हमको, हाइपोसेंटर देखने को मिल रहा है, फोकस देखने को मिल रहा है। डीप सेंटर में अगर 250 से 700 किलोमीटर के बारे में बात कर लिया जाए, तो ये तो हमारे बहुत ही कम डैमेज करेंगे सरफेस पर, क्योंकि ये डीपेस्ट पार्ट में हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेलो फोकस होगा अर्थक्वेक का, इसलिए मैग्नीट्यूड 1 to 5 डीप फोकस हैव क्या कहते हैं 6 to 8 प्लस क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है। अगर हम इनकी कॉज की बात करें, कॉज के बेसिस पर, तो अर्थ में मैक्सिमम जो अर्थक्वेक आते हैं वो आते हैं आपके टेक्टोनिक मूवमेंट या टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से। ठीक है, मोस्ट कॉमन। दूसरे आते हैं आपके वोल्केनिक अर्थक्वेक होते हैं ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। अर्थक्वेक कोलैप्स ड्यू टू द फेलिंग ऑफ माइंस और रूट्स। एक्सप्लोजन, अगर कोई एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से। डैम इंड्यूस अर्थक्वेक भी आता है, अगर डैम ब्रेक हो जाता है, डैम टूट जाता है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हमको देखने को मिलते हैं। अर्थ की अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो मेंटल
का अपर एरिया है, उस अपर एरिया को हम आउटर एरिया को लिक्विड मानते हैं, और आउटर लेयर जो है मेंटल की वो एक लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट में है, उसके ऊपर हमारी प्रेजेंट क्रस्ट वो फ्लोट कर रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि अर्थ को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट में। उसकी वजह से अर्थ का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है मिलियन ईयर्स में। इसी की वजह से आपके क्या है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है, ये देखने को मिलता है। तो आपका ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में जब टकराते हैं, जो इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, एथनोस्फीयर जो आपकी इसमें रहती है। टेक्टोनिक प्लेट क्या है, आपकी आउटर सेल ब्रोकन इनटू अ जाइंट पीस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट, यानी कि जो आपका अर्थ का आउटर सेल है, जो आपकी क्रस्ट है, वो टूट जाती है और एक जाइंट पीस में बन जाती है, इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। दीज प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग, शेपिंग आवर प्लेनेट, बिल्डिंग माउंटेन्स, कॉजिंग अर्थक्वेक एंड फॉर्मिंग वॉल्केनोज, ये बनाते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ की स्पेसिफिक प्लेट की हम बात करें, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट या एशियन प्लेट या आर एंटार्क्टिक प्लेट देखने को मिलती है हमको। हमारी जो 7 मेजर प्लेट्स हैं आपकी सेवरल स्मॉलर प्लेट्स में आपको डिवाइड करती है, और ये पजल की टाइप से फिक्स है हमारे अर्थ के ऊपर। और जब आपस में प्लेट्स टकराती हैं तो उनके 2-3 तरीके होते हैं टकराने के, जैसे कि हमारे डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर होती हैं, डाइवर्जेंट आता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं अभी अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा जो हमको गैप देखने को मिल रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, यानी कि आपस में जब प्लेट्स एक दूसरे से मूव करती हैं, दूर जाती हैं, डाइवर्जन क्रिएट करती हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपका नीचे मेंटल है, मैग्मा है आपका, वो आपके इसके लिए काम करता है, तो न्यू क्रस्ट फॉर्म होती है, इसीलिए हम इसको मैग्मा जैसी सरफेस पर आता है, एग्जांपल मिड अटलांटिक रेस। और ये आपस में जब सेपरेट हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेट्स आपस में दूर हो जाती हैं। दूसरा है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री, प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहां पर प्लेट्स आपस में कन्वर्जन हो रही है, उनका कन्वर्जन हो रहा है, यहीं पर माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। अगर ये प्लेट टूटती है और किसी कॉन्टिनेंट से टकराती है, किसी टेक्टोनिक प्लेट से टकराती है, तो जब वो टकराएगी तो वहां पर इतना ज्यादा तेज से होगा कि वहां पर माउंटेन्स बन जाएंगे। और इसीलिए क्या है, वन प्लेट में गो अंडर द सबडक्शन ऑफ द वॉल्केनोस एंड डीप अर्थक्वेक फ्रॉम द जापान जैसे देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशन में आपके डीप अर्थक्वेक जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। फिर एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर, प्लेट्स ग्राइंड पास्ट ईच अदर कॉज द अर्थक्वेक, एग्जांपल सन एंड्रियास फॉल्ट वगैरह। अब इसकी पावर क्या है, ये माउंटेन्स बना सकते हैं, वॉल्केनो क्रिएट कर सकते हैं, अर्थक्वेक ला सकते हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट फॉर्म कर सकते हैं, ये सेव करते हैं हमारे प्लेनेट को मिलियंस ऑफ ईयर में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं 2 स्केल से, एक है हमारी रिक्टर स्केल, दूसरी है आपकी मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल की जो रेंज होती है वो आपकी 0 to 10 होती है, और मर्केली स्केल जो होती है वो 1 to 12 होती है। इसका क्या है, ओपन एंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड हो सकता है, क्लोज एंडेड होता है। स्केल टाइप इसका लॉगरिथमिक है, लॉग बेस्ड है, और उसका लीनियर है, सैंपल बेस्ड है। बेसिस क्या है इसके, एनर्जी रिलीज मैग्नीट्यूड के ऊपर हम जो रीडिंग देते हैं वो आपकी रिक्टर स्केल में देखी जाती है, और जो आपकी मर्केली स्केल है उसमें डैमेज, कॉज और इम्पैक्ट के बेसिस पर हम देते हैं। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, और वो सब्जेक्ट और ह्यूमन परसेप्शन के बेस पर है। किसके नाम पर ये दिया, तो चार्ल्स रिक्टर के नाम पर रिक्टर स्केल बनाया गया, और जे मर्केली जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर बनाया गया। यहां पर क्या है, ईच यूनिट ऑफ इसकी एक यूनिट आपकी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, तो 32 मोर एनर्जी 10 टाइम्स ईच इसकी आपके एम्पलीट्यूड से डिवाइड करते हैं, और ये हमारा डैमेज के बेसिस पर हम आपके अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेजर अर्थक्वेक अफेक्टेड बेल्ट। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हमको किस पर्टिकुलर बेल्ट में देखने को मिलते हैं, तो आपका जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है उसके अंदर आपके 63% अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यहीं पर ही अकर होते हैं, क्योंकि यहां पर एशिया और अमेरिका की 2 बेल्ट आपस में मिलती हैं, और यहां पर जैसे कि चटक्का और जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चाइल और अलास्का, ऑल 3 टाइप्स सैलो एंड मीडियम डीप फोकस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक हमको देखने को मिलते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में अप्रोक्सीमेटली 21% आपके वर्ल्ड के अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, जो कि आपके अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलती है। इसके बारे में अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें, एक सेकेंड,
ये अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं जहां पर हम ये आपकी ये आपकी सरकम पैसिफिक बेल्ट रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा वॉल्केनो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट को कवर करती है और ये आपकी इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। और ये आपके अंटार्कटिका, एंडीज, साउथ अमेरिका, अलास्का, रसिया, जापान, फिलीपींस, पैसिफिक, मिड ओशियन में, और ये 40,000 किलोमीटर लॉन्ग जोन है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनो प्रेजेंट है और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यहीं पर ही आते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये आपकी कोलिजन जोन है यूरेशियन और अफ्रीकन इंडियन प्लेट्स का, 2 ब्रांचेस अटलांटिक अरेबियन पेनिसुला में प्रेजेंट है। यहाँ पर वॉल्केनो एक्टिविटी हिमालयन रीजन नॉट इनफ टू सब डायरेक्ट वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा मिड अटलांटिक बेल्ट जो आपकी डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पर कम आपको देखने को मिलते हैं आपके अर्थक्वेक। ठीक है, उसके बाद मिड एंड लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट कम होता है यहाँ पे, और इसकी वजह से आइसलैंड नॉर्थ पोल, आइसलैंड साउथ वगैरह इन सब में यहाँ पर ये जोन देखने को मिलते हैं। कॉज क्या है? अर्थ इफेक्ट जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नेचुरल हो सकते हैं, वोल्केनो एक्टिविटी हो सकती है, गैस एक्सपेंशन हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि माइनिंग जो करते हैं लोग, उनके अलावा यहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, इन सब की वजह से भी अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, मरीन सोर्सेस हो सकते हैं, तो बहुत सारे ये कॉजेज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुनामी क्या होते हैं। सुनामी आप सबने देखा है, एक जापानीज वर्ड है सुनामी, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, और इन्हीं को हम सुनामी के नाम से जानते हैं, यानी कि सडन ओशियन के अंदर बहुत ज्यादा हाइट की वेव्स आना। यानी कि अगर ओशियन के अंदर कोई अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से जो वाटर का जो आपके तेज वेव्स आती हैं उनकी हाइट इतनी ज्यादा हो जाना कि वो इतनी डिस्ट्रक्टिव हो जाना, और पहली वेव्स तो स्लोअर आती है, उसके बाद जो दूसरी तीसरी या रिपीटेड वेव्स आती है उसी को हम सुनामी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है? हाई एनर्जी लॉन्ग ओशियन वेव्स कॉज्ड बाय द फाउल्टिंग एंड प्लेट कोलिजन इन एट ओशियंटिक फ्लोर में, आपका ओशियंटिक बेल्ट में या ओशियंटिक अब जो लेयर है उसमें अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, प्लेट कोलिजन होता है, जिसकी वजह से आपकी सुनामी डेवलप होती है, ट्रिगर बाय द वेरी इंटेंस अर्थक्वेक। इसको हम रिश्टर स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। मोर देन 7.0 ओशियनिक लैंडस्लाइड इसमें होती हैं, और वॉल्केनिक एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से हमको देखने को मिलते हैं आपके क्या? सुनामी। इन डीप ओशियन सुनामी स्पीड इज मैक्सिमम बट वेव हाइट इज वेरी लो। ठीक है, डीप ओशियन में क्या होगा कि स्पीड तो बहुत होगी लेकिन वेव जो है वो बहुत कम होगी। अब इसमें क्या है? एज इट अप्रोच सोर स्पीड, यानी कि जो आपका किनारे वाली स्पीड है वो डिक्रीज होगी, लेकिन वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, बट वेव हाइट बहुत ज्यादा इनॉर्मसली। समझो, ओशियन के अंदर वेव की हाइट भले ही कम हो लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बट जो किनारा है, सोर है, वहां पर क्या होगा? स्पीड कम होगी लेकिन वेव की हाइट बहुत ज्यादा होती है। इसी को हम बोलते हैं सोलिंग इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? मोस्ट सुनामी अकर्स इन द पैसिफिक ओशियन में सबसे ज्यादा सुनामी हमको देखने को मिलती है। 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी जो कि एक अर्थक्वेक से ट्रिगर हुई थी, जिसने बहुत ज्यादा लाइफ्स को टेक किया था। मार्च 2011 में पैसिफिक कोस्ट ऑफ जापान में एक सुनामी आई थी जिसने हैवी डिस्ट्रक्शन किया था। इसकी वजह से ही जापान के टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डार्ट सिस्टम बनाया गया, जिसको हम डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामीज सिस्टम कहते हैं, जो कि ओशियन के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट करता रहता है उन वेव्स को जो कॉज हो सकती हैं आपके सुनामी लाने का। ठीक है, तो सुनामी हमारी कैसी होती है? सुनामी क्या है? नॉट अ सिंगल वेव बट अ सीरीज ऑफ वेव्स होती है। वेवलेंथ कैन बी 100 ऑफ किलोमीटर हो सकती है, और ये सबसे फास्ट ट्रेवल करती हैं 500 से 900 किलोमीटर पर आवर डीप ओशन के अंदर। स्मॉल एंड डीप वाटर ग्रो टॉलर व्हेन दे रीच द शैलो कोस्टल एरिया। यहाँ पर कोई सेंटर हो सकता है आपके अर्थक्वेक का जो कि आपकी अर्थ की लेयर्स को बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा, और इनकी वेवलेंथ और हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से हमको सुनामी देखने को मिलती है। ये वेरी लॉन्ग वेवलेंथ 10 से 500 किलोमीटर ऊंची आपकी वेवलेंथ हो सकती हैं। वेरी फास्ट डीप वाटर में स्लो नियर द कोस्ट, और ये अफेक्ट करती हैं। इनका हवा के बेसिस पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। में अराइव इन अ सीरीज ऑफ वेव फॉर आवर्स,
घंटों के लिए सीरीज ऑफ वेव आ सकती हैं आपके सुनामी की, और डीप ओशन में स्मॉल वेव हो सकती है, लेकिन किनारे के पास आके बहुत ज्यादा बड़ी वेव्स आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए डार्ट सिस्टम बनाया गया जो कि एनालाइज करता रहता है आपके डीप ओशन के अंदर और सिग्नल भेजता रहता है कि किस रीजन में सुनामी आ सकती है, इसलिए वहां से इवैक्यूएशन बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा सके और लोगों को बचाया जा सके। जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिक डेज देखे, जहां पर ईयर देखी जहां पर सुनामी आई थी, इंडियन ओशन में सुनामी आई थी आपके पैसिफिक ओशन के अंदर, उसमें 30 मीटर की हाइट देखने को मिली थी और 23,000 लोगों की 2,30,000 लोगों की यहाँ पर जान गई थी 14 कंट्री के। इसके अलावा 2011 में जापान के टोहोकू सुनामी आई थी जो कि अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से आई थी 9 मैग्नीट्यूड के साथ में, इसमें 40 मीटर की आपको वेवलेंथ देखने को मिली थी। 18,000 से ज्यादा लोगों की इस टाइम पे जान चली गई थी। ये आपका न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से था। इसके अलावा आपके 1960 में चाइल्ड के अंदर आई थी अंडर सी, इसमें 9.5 का मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक था, 25 मीटर तक की आपकी वेवलेंथ थी आपकी सुनामी की। इन्होंने काफी ज्यादा ओशियानिक और पैसिफिक ओशन में डैमेज देखने को मिलता है आपके क्या कहते हैं ड्यू टू द सुनामीज। इस चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आइए डिस्कस कर लेते हैं यहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। थैंक यू।